हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल सर्वेश स्टडी। बच्चों, आज मैं आप सभी के लिए एक मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर आया हूं। मतलब कि इस वीडियो में मैं एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करूंगा आप सभी के साथ। ठीक है, इसके प्रीवियस वीडियो में हमने न्यूटन सेकंड लॉ तक के टॉपिक को कवर करा दिया था विथ न्यूमेरिकल्स। बेस्ट न्यूमेरिकल्स मैंने सॉल्व कराए हैं, तो जिस भी स्टूडेंट ने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है वो जा करके डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़ा हुआ है, वहां से जा करके देख सकते हैं। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक होगा जो फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करेंगे, दैट इज न्यूटन्स थर्ड लॉ। ठीक है, और इसके बाद हम डिस्कस करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक अपना लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहां पे बात करेंगे कि न्यूटन्स थर्ड लॉ क्या है। जैसा कि इसका स्टेटमेंट आप 8th 9th क्लास से पढ़ते आ रहे हो कि टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। मतलब कि अगर मैं किसी बॉडी पे फोर्स अप्लाई करता हूं तो वो बॉडी भी सेम फोर्स हमारे ऊपर अप्लाई करेगी, सेम मैग्नीट्यूड का अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, तो इसका जो स्टेटमेंट है वो क्या है कि टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ठीक है, मतलब कि हर एक एक्शन के लिए एक रिएक्शन लगेगा, बट यहां पे कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो कि आपको समझनी है। ठीक है, जब भी एक बॉडी दूसरे बॉडी पे फोर्स अप्लाई करेगी तो दूसरी भी बॉडी सेम मैग्नीट्यूड का फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में अप्लाई करेगी। ठीक है, यही कहता है हमारा न्यूटन्स थर्ड लॉ। बट यहां पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं बता रहा हूं जिनको आपको ध्यान में रखना है कि ये जो फोर्सेस लगेगी वो सेम इंस्टेंट पे लगेगी। ठीक है, अगर मान लो कि क्या हुआ कि मैं इस मार्कर से अपनी पाम को क्या कर रहा हूं, फोर्स कर रहा हूं। ठीक है, फोर्स लगा रहा हूं, फोर्स अप्लाई कर रहा हूं, आप देख पा रहे होगे। ठीक है, तो जिस इंस्टेंट में, जिस टाइम पे मैं इस पे फोर्स अप्लाई कर रहा हूं, सेम टाइम पे ये पाम भी इस मार्कर पे फोर्स अप्लाई करेगा। ठीक है, ये बात आपको समझनी है कि एक्शन का जो रिएक्शन होता है वो सेम इंस्टेंट पे होता है। ऐसा नहीं है कि आपने एक्शन कर दिया और फिर रिएक्शन। ठीक है, जैसे वो वाला एग्जांपल यहां पे करेक्ट नहीं है कि मैंने एक कंटाप मार दिया किसी को, फिर उसने आया मुझे दूसरा कंटाप लगा दिया। ठीक है, मैंने उसको एक कंटाप मारा तो वो भी हमको एक कंटाप मार दिया। ये एक्शन रिएक्शन नहीं है बेटा। आपने जब उसको एक कंटाप मारा उसके चीक पे, तो उसका चीक भी सेम मैग्नीट्यूड का फोर्स आपके हैंड पे लगाएगा। ठीक है, दैट इज एक्शन एंड रिएक्शन फोर्स। ठीक है, तो सेम इंस्टेंट पे होगा एक्शन एंड रिएक्शन अकर एट सेम इंस्टेंट। ठीक है, और बच्चों इसके बाद एक और पॉइंट है। वो पॉइंट क्या है कि फोर्सेस जो होती हैं बेटा वो पेयर में एग्जिस्ट करती हैं, कभी भी सिंगल फोर्स नहीं एग्जिस्ट करेगी। फोर्सेस एग्जिस्ट इन पेयर। ठीक है, मतलब कि कभी भी सिंगल फोर्स एग्जिस्ट नहीं करेगी, ऑलवेज फोर्सेस एग्जिस्ट करती हैं पेयर में। ठीक है, थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों कि ये जो एक्शन रिएक्शन लगेगा वो डिफरेंट बॉडीज पे लगेगा। दीज एक्शन एंड रिएक्शन फोर्स act on different bodies।
ठीक है। डिफरेंट बॉडीज का मतलब क्या हुआ कि दो बॉडी रहेंगी तभी एक्शन रिएक्शन लगेगा, ठीक है, ये बात आप समझो। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट बच्चों, कि ये जो एक्शन रिएक्शन फोर्सेस होती हैं उनका नेचर सेम रहता है। इसको हम डिटेल में आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लिख लेते हैं कि नेचर ऑफ द एक्शन एंड रिएक्शन फोर्स आर सेम, ठीक है। सेम इन नेचर होंगी बेटा। सेम इन नेचर होने का मतलब क्या है, ठीक है, ये आपको शायद आई थिंक दिख नहीं रहा है, मैं यहां पे लिख लेता हूं, आर सेम। अभी दिख रहा है? 1 सेकेंड, हाँ अभी दिख रहा है। सेम इन नेचर होने का मतलब क्या है, ये बच्चों आप समझो थोड़ा सा, कि जैसे मेरे पास एक ब्लॉक है, एक मेरे पास ब्लॉक है, ठीक है, और ये ग्राउंड सरफेस पे रखा हुआ है, ठीक, ये ग्राउंड सरफेस पे रखा हुआ है, और इसका मास गिवन है बेटा, क्या गिवन है, मास इसका स्मॉल m है। तो ये क्या करेगा, ये ग्राउंड सरफेस पे एक फोर्स अप्लाई करेगा अपने वेट के बराबर, दैट इज mg, ठीक है। ग्राउंड इस पे क्या लगाएगा, एक नॉर्मल रिएक्शन लगाएगा, ठीक है, और ये भी ग्राउंड पे एक नॉर्मल रिएक्शन लगाएगा, ठीक है। अब यहां पे एक्शन रिएक्शन फोर्सेस अगर आपको बतानी है तो वो ये नॉर्मल रिएक्शन और ये नॉर्मल रिएक्शन होगी। ये नॉर्मल रिएक्शन एंड दिस नॉर्मल रिएक्शन आर एक्शन एंड रिएक्शन फोर्स बेटा, ठीक है। कभी आप ये नहीं बोलोगे कि जो ग्राउंड ब्लॉक पे नॉर्मल रिएक्शन लगा रहा है और जो ब्लॉक का वेटिंग फोर्स लग रहा है, बोथ आर एक्शन एंड रिएक्शन, ये रॉन्ग है बेटा, ठीक है। क्या बोल रहा है कि नेचर ऑफ द एक्शन एंड रिएक्शन फोर्सेस आर सेम, ठीक है। जो नेचर होगा एक्शन और रिएक्शन फोर्स का वो सेम होना चाहिए, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो कि मैंने यहां पे लिख दिया, और सभी को पता है न्यूटन्स थर्ड लॉ क्या होता है, टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। जितना मैं किसी बॉडी पे फोर्स लगाऊंगा वो बॉडी भी रिएक्शन के तौर पे सेम मैग्नीट्यूड का अपोजिट डायरेक्शन में हमारे ऊपर फोर्स अप्लाई करेगी, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों आपका कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ठीक है। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ठीक है। मोमेंटम का कंजर्वेशन क्या होता है, या इसी को कहते हैं कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, दोनों एक ही चीज है। अच्छा देखो, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या कहता है बेटा, ये कहता है कि जो टोटल मोमेंटम होगा किसी भी सिस्टम का, दैट इज ऑलवेज कंजर्व्ड और कांस्टेंट, ठीक है। क्या कहता है ये, टोटल मोमेंटम of a system is always conserved, ठीक है। या तो आप ये बोल सकते हो कि इस केस में जो एक्सटर्नल फोर्स की वैल्यू होती है दैट इज 0, उस पे भी हम आएंगे, बट थोड़ा सा हम इसको डिस्कस करते हैं, उसके बाद हम आपको बताएंगे कि क्या आपने नहीं पढ़ा है, मतलब पढ़ा भी होगा तो यहां पे क्या चीज इंपॉर्टेंट है इस लॉ के लिए, इस टॉपिक के लिए, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के लिए, ठीक है। सपोज करो कि दो बॉडीज हैं हमारे पास, दो बॉडीज हैं, एक ये बॉडी है जिसका मास है m1 और ये मोशन कर रही है u1 वेलोसिटी से, एक दूसरा बॉडी है जिसका मास है m2 और ये मोशन कर रहा है u2 वेलोसिटी से, ठीक है। ये दोनों मोशन कर रहे हैं।
फर्स्ट वाले की वेलोसिटी सेकंड वाले बॉडी से ज्यादा है, मतलब यहां पर क्या है कि u1 इज ग्रेटर देन u2, मतलब कि ये कहीं ना कहीं पहली वाली बॉडी दूसरी वाली बॉडी से जाके भिड़ेगी, ठीक है, लड़ाई करेगी किसी न किसी इंस्टेंट पे, किसी न किसी टाइम पे, ठीक है। मान लो कि मैं यहां पे बोल रहा हूं कि वो यहां पे दोनों आपस में लड़ गई, ठीक है, ठीक है। तो ये फर्स्ट बॉडी थी m1, ये सेकेंड बॉडी है m2, ठीक है। अब जब यहां पे कोलिजन हुआ तो कोलिजन होने पर क्या होगा बेटा, उनकी वेलोसिटीज में चेंज आएगा, ठीक है, ध्यान से समझना, उनकी वेलोसिटीज में चेंज आएगा। और चेंज क्या आएगा कि पहले वाले बॉडी की जो वेलोसिटी u1 थी वो चेंज हो करके v1 हो गई, और दूसरे वाले बॉडी की जो वेलोसिटी u2 थी वो चेंज होकर v2 हो गई। ध्यान से समझना इस बात को, ठीक है। अब यहां पर कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कैसे अप्लाई हो रहा है कि पहले वाले बॉडी की वेलोसिटी ज्यादा थी इन कंपैरिजन टू सेकंड वाले बॉडी के। जब ये दोनों आपस में कोलाइड करे, कोलाइड क्यों कर रहे हैं, क्योंकि पहले की ज्यादा है सेकंड वाले से, ठीक है। तो जब कोलिजन हुआ तो कोलिजन के दौरान क्या होगा बच्चों की, फर्स्ट जो बॉडी है वो क्या करेगी, वो अपनी वेलोसिटी को ट्रांसफर करेगी सेकेंड वाली बॉडी में, जब कांटेक्ट में आएगी, जब कोलिजन में आएगी, ठीक है। तो इसकी वेलोसिटी m2 की वेलोसिटी ग्रेटर हो जाएगी और m1 की वेलोसिटी लेसर हो जाएगी, डिक्रीज कर जाएगी। तो सर यहां पे तो इंक्रीज और डिक्रीज आ गया, फिर कांस्टेंट कैसे रहा मोमेंटम, जब वेलोसिटी ही डिक्रीज और इंक्रीज हो रही तो कांस्टेंट कैसे रहेगा मोमेंटम। बेटा कांस्टेंट रहेगा, देखो कांस्टेंट इसलिए रहेगा कि जितना फर्स्ट बॉडी की वेलोसिटी डिक्रीज करेगी इसी सेम अमाउंट में सेकेंड वाली बॉडी की जो वेलोसिटी है दैट इज इंक्रीज कर जाएगी, ठीक है। और जितना इसकी वेलोसिटी में डिक्रीज हुआ है उतना इसका मोमेंटम भी डिक्रीज कर जाएगा, और जितना इसका मोमेंटम डिक्रीज करेगा उतना सेकेंड वाले बॉडी का मोमेंटम इंक्रीज कर जाएगा। तो ओवरऑल हो क्या रहा है यहां पे, कांस्टेंट ही तो है ना, कुछ चेंज हो रहा है क्या, अगर पूरे सिस्टम के तौर पे देखें। ऐसा समझो कि ये मान लो एक सिस्टम है, ठीक है, ये सिस्टम है और इसमें दो लोग हैं, ठीक है, ठीक, इसमें दो लोग हैं, ये मान लो है कल्लू और ये है कल्लू के पापा, ठीक है, कल्लू और कल्लू के पापा। अब कल्लू के पास पैसा है कितना बेटा, 5 रुपए मान लो। अब कल्लू के पापा के पास है 20 रुपए, ठीक है। अब कल्लू के पापा कह रहे हैं कि बेटा तुम 5 रुपए अपना मुझे दे दो, ठीक है। तो इसने दे दिया 5 रुपए, तो कल्लू के पापा के पास पैसा कितना, 25 हो गया, और कल्लू के पास कितना हो गया, 0 हो गया, ठीक है। अब देखो ये दूसरा स्टेप है और ये फर्स्ट स्टेप है। पहले एक के पास 5 और कल्लू के पापा के पास 20 थे, बाद में कल्लू के पास 0 और कल्लू के पापा के पास 25 हो गए, ठीक है। दोनों ही क्या हैं, एक सिस्टम में है। अब अगर इस पूरे सिस्टम का, फर्स्ट स्टेप की बात कर रहा हूं, इस पूरे सिस्टम का पैसा चेक करोगे, टोटल पैसा तो कितना आ रहा है, 20 + 5 25, ठीक है। दूसरा जो स्टेप है उसमें का अगर पैसा चेक करोगे तो टोटल पैसा कितना आ रहा है, 0 + 25 25। तो पैसे में चेंज तो आ रहा है, बट अगर ये एक सिस्टम के तौर पे है तो पैसा कांस्टेंट है ना। सेम वहां पर भी क्राइटेरिया हम यूज कर रहे हैं कि मोमेंटम एक बॉडी का डिक्रीज हो रहा है और दूसरे का इंक्रीज हो रहा है, बट जिस अमाउंट में पहले का डिक्रीज हो रहा है उसी सेम अमाउंट में दूसरे का इंक्रीज कर गया, ठीक है। ये कंडीशन कब की है, बिफोर टकराने के लिए, ठीक है। और ये वाली कंडीशन कब की है, टकराने के बाद में, ठीक है। और ये क्या है, ये लड़ाई
के समय, ठीक है, इस टाइम लड़ाई हुई है, ठीक है। अब देखो यहां से थोड़ा सा समझो कि न्यूटन थर्ड लॉ क्या कहता है। फर्स्ट वाली बॉडी पे सेकेंड वाली बॉडी फोर्स अप्लाई करेगी क्या, F12, फर्स्ट पे लग रहा है, सेकेंड लगा रही है, ठीक है, और सेकेंड वाली बॉडी पे फर्स्ट वाली बॉडी फोर्स अप्लाई करेगी F21, ठीक है। और ये कैसे होंगे, सेम मैग्नीट्यूड के और अपोजिट इन डायरेक्शन। F इज इक्वल टू dp ओवर dt, ठीक है, F इज इक्वल टू dp ओवर dt होता है। तो F12 को मैं क्या लिख सकता हूं, फाइनल मोमेंटम ऑफ द फर्स्ट बॉडी, ठीक है, माइनस इनिशियल मोमेंटम अपॉन में चेंज इन टाइम, ठीक है, चेंज इन मोमेंटम अपॉन में चेंज इन टाइम हो रहा है। तो फाइनल मोमेंटम फर्स्ट बॉडी का क्या हो जाएगा, m1 v1, ठीक है, और माइनस m1 u1, ठीक है। m1 u1 इसका इनिशियल मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम m1 v1 हो गया, ठीक, अपॉन में चेंज इन टाइम। F21 को मैं क्या लिख सकता हूं बेटा, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम अपॉन में चेंज इन टाइम, ठीक है। तो फाइनल मोमेंटम ऑफ द सेकेंड बॉडी क्या हो जाएगा बच्चों, फाइनल मोमेंटम ऑफ द सेकेंड बॉडी मतलब कि m2 v2 माइनस m2 u2 अपॉन में dt, ठीक है। और अगर मैं यहां पे न्यूटन थर्ड लॉ अप्लाई करूं तो क्या लिख सकता हूं, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ क्या हो जाएगा, F12 इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ द F21, ठीक है, ये लिख सकते हैं कि नहीं, ठीक है, आसानी से लिख सकते हैं। अभी की वैल्यू पुट कर दो, क्या हो जाएगा, m1 v1 माइनस m1 u1, ठीक है, अपॉन में dt इज इक्वल टू, इधर क्या हो जाएगा, नेगेटिव ऑफ द m2 v2 माइनस m2 u2 अपॉन में dt, ठीक है, dt से dt कैंसिल हो जाएगा, यहां से क्या आ जाएगा, m1 v1 माइनस m1 u1 इज इक्वल टू, माइनस का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस m2 v2 प्लस m2 u2, ठीक है। अब क्या करते हैं, माइनस वाला एक साइड कर लेते हैं, इस माइनस को इधर ले आते हैं, इस माइनस को उधर ले जाते हैं, तो यहां पे क्या हो जाएगा, m1 v1, ठीक है, ये इधर आएगा तो प्लस m2 v2 इज इक्वल टू, ये उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, m1 u1 और प्लस m2 u2, ठीक है, दिखाई दे रहा है अभी आपको, हाँ दिखाई दे रहा है, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप इसका क्या हो जाएगा, नेक्स्ट स्टेप यही है, बट थोड़ा सा इसको सिस्टमेटिक तरीके से लिखना पड़ेगा, ठीक है, 1 सेकेंड यहां पे लिख देते हैं। तो इसको मैं लिख सकता हूं कि m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2, ठीक है। तो ये क्या आ रहा है बच्चों, टोटल मोमेंटम बिफोर द कोलिजन और इज इक्वल टू टोटल मोमेंटम आफ्टर द कोलिजन, ठीक है। ये देखो ये क्या है, फर्स्ट बॉडी का इनिशियल मोमेंटम, ये सेकेंड बॉडी का इनिशियल मोमेंटम, ये फर्स्ट बॉडी का फाइनल मोमेंटम, ये सेकेंड बॉडी का फाइनल मोमेंटम, मतलब इसी को हम क्या लिख सकते हैं, P इनिशियल ऑफ फर्स्ट बॉडी प्लस P इनिशियल ऑफ सेकेंड बॉडी इज इक्वल टू P फाइनल ऑफ फर्स्ट बॉडी प्लस P फाइनल ऑफ सेकेंड बॉडी, यही लिखा हुआ है, ठीक है। और दोनों ही क्या है, दोनों ही इक्वल है बेटा, ठीक है, दोनों ही क्या है, इक्वल है यहां पे। तो आपको समझ में आ गया ये चीज कि टोटल मोमेंटम क्या है बच्चों, कंजर्व है, कांस्टेंट है, क्योंकि सेम आ रहा है, ठीक है। मोमेंटम बिफोर द कोलिजन इज इक्वल टू मोमेंटम आफ्टर द कोलिजन, ठीक है। अब यहां पर एक बात यह है करनी कि इस केस में जो एक्सटर्नल फोर्स था वो क्या होगा, वो जीरो था,
ठीक है, क्या था, एक्सटर्नल फोर्स जीरो था। कैसे जीरो था, यहां पे कोई एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है क्या, नहीं लग रहा है। अरे सर तो फिर ये F12 और F21 क्या था, बेटा वो इंटरनल फोर्सेस थी, ठीक है, वो इंटरनल फोर्सेस थी जो सिस्टम के अंदर लग रही थी, ठीक है। अगर आपने उसको एज ए सिस्टम ट्रीट किया है तो बाहर से कोई फोर्स नहीं लग रही थी ना, मतलब कि F एक्सटर्नल इस केस में क्या होता है, जीरो, ठीक है। F एक्सटर्नल क्या होता है इस केस में, जीरो। और अगर F एक्सटर्नल जीरो होगा तो बाय न्यूटन्स सेकेंड लॉ क्या कहता है, F एक्सटर्नल इज इक्वल टू dp ओवर dt, ठीक है। ये वैल्यू क्या हो गई बच्चों, जीरो, तो जीरो इज इक्वल टू dp अपॉन में dt, तो ये हो जाएगा dp इज इक्वल टू जीरो, मतलब कि p क्या हो जाएगा, कांस्टेंट, p क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। और बेटा p है क्या चीज, व्हाट इज p, p इज मोमेंटम, मतलब कि क्या होगा कि मोमेंटम इज कांस्टेंट। और ये कब आ रहा है, ये कब आ रहा है, व्हेन F एक्सटर्नल इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। तो ये मेन चीज थी यहां पे कि एक्सटर्नल फोर्स जीरो, और एक्सटर्नल फोर्स जीरो होने का मतलब आपको साफ साफ दिख रहा है कि जो मोमेंटम ऑफ द सिस्टम होगा दैट इज कांस्टेंट, ठीक है, कंजर्व, ठीक है। एक क्वेश्चन दिया बच्चों, यहां पे कह रहा है कि अ शेल ऑफ मास 0.02 kg इज फायर्ड बाय अ गन ऑफ मास 100 kg. The muzzle speed of the cell is 80 मीटर पर सेकेंड. फाइंड द रिकॉयल स्पीड ऑफ द गन. ठीक है, एक सेल है जैसे कि बुलेट होती है, आप बुलेट समझ सकते हो कि एक गन है जिसमें से बुलेट को फायर किया जा रहा है. ठीक है, तो जो स्पीड ऑफ द बुलेट है दैट इज 80 मीटर पर सेकेंड. ठीक है, और बुलेट का मास यहां पर मतलब सेल का मास दिया 0.02 kg और गन का मास है 100 kg. हमसे पूछ रहा है कि रिकॉयल वेलोसिटी, रिकॉयल स्पीड ऑफ द गन निकालो. मतलब रिकॉयल स्पीड का मतलब क्या है कि जिस स्पीड से वो गन पीछे आएगी. ठीक है, जैसे कि बुलेट जब फायर होगी तो बुलेट फायर होने के बाद गन क्या करती है, एक जर्क लगाती है पीछे के साइड में, धक्का लगाती है. ठीक है, पुश लगाती है. तो वो जिस वेलोसिटी से, जिस स्पीड से पीछे धक्का देगी वो स्पीड हमको कैलकुलेट करनी है. ठीक है, तो बच्चों यहां पे हम पढ़ चुके कि मोमेंटम बिफोर द कोलिजन इज इक्वल टू मोमेंटम आफ्टर द कोलिजन होगा. m1u1 प्लस m2u2 इज इक्वल टू m1v1 प्लस m2v2. ये चीज हम पढ़ चुके हैं. ठीक है, और बच्चों m1u1 प्लस m2u2 क्या है, जरा सा आप ये बताओ. ये मोमेंटम तब का है दोनों बॉडीज का जब वो कोलिजन में नहीं थे, मतलब बिफोर द कोलिजन. तो बिफोर द कोलिजन बुलेट फायर नहीं होगी, कुछ होगा नहीं, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो. ठीक है, यहां से क्या हो जाएगा, m1v1 इज इक्वल टू m2v2. ठीक है, और मान लो m1 किसका मास है, बुलेट का, तो क्या हो जाएगा ms. ठीक है, सेल का ले लो ms, और vs इज इक्वल टू mg और vg. ठीक है, यहां पे हमको vg कैलकुलेट करना है, ये नेगेटिव हो जाएगा. ठीक है, इसको थोड़ा सा ध्यान देना, ये नेगेटिव हो जाएगा m2v2. ठीक है, तो ये माइनस आ जाएगा, किसी भी तरफ माइनस लगा लो. vg इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, नेगेटिव ऑफ द ms vs अपॉन में mg. ठीक है, गन की रिकॉयल स्पीड कैलकुलेट करना है. ठीक है, तो यहां से क्या आ जाएगा, माइनस ms कितना है, मास ऑफ द सेल दैट इज 0.02 kg, एंड vs कितना है, वेलोसिटी ऑफ द सेल दैट इज 80 मीटर पर सेकेंड, एंड द मास ऑफ द गन इज व्हाट, 100 kg. ठीक है, ये इससे कैंसिल हो जाएगा. ठीक है, यहां से कितना आ जाएगा, ये -0.16.
ठीक है। 0.16 आ गया, अपॉन में 10 है, यहां पे क्या कर लेते हैं 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर नीचे, तो माइनस कितना हो जाएगा 16 इंटू 10⁻³ ठीक है। इतना मीटर पर सेकेंड आएगा रिकॉयल वेलोसिटी या रिकॉयल स्पीड ऑफ द गन, ठीक है। ये आ रहा है आपका VG आ रहा है, ठीक है। एक क्वेश्चन दिया है, कह रहा है कि अ यूनिफॉर्म सेल एक्सप्लोज्ड इनटू 3 इक्वल पार्ट्स, 2 ऑफ पार्ट फ्लाई ऑफ परपेंडिकुलर टू ईच अदर with velocities 9 meter per second and 12 meter per second. Find the velocity of the third part. ठीक है, कह रहा है कि एक सेल है जो कि एक्सप्लोज हो रहा है, ठीक है, फट रहा है, जैसे बम फटता है, बम, ठीक है। तो वो 3 इक्वल पार्ट्स में एक्सप्लोड हो रहा है, और 2 जो इक्वल पार्ट्स हैं उसके वो एक दूसरे से 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए परपेंडिकुलर क्या हो जाते हैं, फ्लाई ऑफ हो जाते हैं। थर्ड वाला जो पार्ट है उसकी वेलोसिटी हमको कैलकुलेट करनी है, ठीक है। देखो सपोज करो यहां पे एक सेल है, ठीक है, और ये एक्सप्लोड हो रहा है, ठीक है, ये एक्सप्लोड हो रहा है। तो 2 क्या हो रहे हैं, 2 एक दूसरे से 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए एक्सप्लोड हो गए। तो ये है, तो 90 कुछ ऐसा होगा, आई थिंक ये 90 होना चाहिए, और ये हो रहा है, ठीक है, ये वाला एंगल 90 होना चाहिए, आ रहा है, ठीक है। ये पहला है, मान लो 9 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी वाला, और ये दूसरा है 12 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी वाला, ठीक। अब देखो, अरे बेटा कहे गिर रहा है मार्कर, ठीक है, ये पहला ये दूसरा, ठीक है, या ये पहला ये दूसरा, कोई दिक्कत नहीं। अब अगर मैं ऐसा मानता हूं कि ये वाला एंगल थीटा है, ध्यान से समझना मैं क्या कह रहा हूं, कि ये वाला एंगल कितना है, थीटा है, तो टोटल 90 है, तो ये वाला कितना हो जाएगा, दिस एंगल विल बी 90 माइनस थीटा, ठीक है। ये बात सबको क्लियर है। मान लो कि थर्ड पार्ट इधर चला गया, ठीक है, ये जा रहा है थर्ड पार्ट, ठीक है, और हर एक का मास कितना हो जाएगा, अगर मास ऑफ द सेल देखेंगे यहां पे, मास ऑफ द सेल, ठीक है, वो हमने मान लिया m, लेट, ठीक है। तो हर एक पार्ट का मास कितना हो जाएगा, m/3, सभी का कितना हो जाएगा, m/3 हो जाएगा, ठीक है। ध्यान से समझना इसको। अब देखो यहां पे अगर हम अप्लाई करेंगे कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या कहता है बच्चों, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कहता है कि F एक्सटर्नल इज इक्वल टू 0। F एक्सटर्नल इज इक्वल टू 0 होने का मतलब क्या है बेटा, कि Fx इज इक्वल टू 0 एंड Fy इज आल्सो 0, ठीक है। Fy भी 0 और Fx भी 0, Fz भी 0, Fz यहां पे है नहीं, ठीक। अब देखो कि अगर हम यहां पे कंपोनेंट्स ड्रॉ करते हैं, ठीक है, थीटा के साथ जो 9 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी का कंपोनेंट आएगा वो कितना आ जाएगा, 9 cos थीटा, ठीक है। और इसका साइन कंपोनेंट क्या बनेगा, वर्टिकल वाला इस लाइन पे जाएगा, वो कितना हो जाएगा, 9 sin थीटा, ठीक है। 12 का थीटा के साथ कंपोनेंट बनेगा क्या, 12 cos 90 माइनस थीटा, ठीक है। और इसका साइन कंपोनेंट क्या बनेगा इस डायरेक्शन में, 12 sin 90 माइनस थीटा, ठीक है। थर्ड वाले पार्ट की वेलोसिटी मान लो v है, यही v हमको कैलकुलेट करना है, ठीक है। अब देखो अगर हम यहां से क्या करते हैं, Fy 0 करते हैं, Fy अगर 0 करेंगे तो Fy 0 होने का मतलब क्या है कि y डायरेक्शन में जो भी फोर्सेस हैं ऊपर और नीचे वो 0 हो जाएंगी, मतलब एक दूसरे को बैलेंस करेंगी। तो यहां से मैं क्या लिख सकता हूं, 9 sin थीटा इज इक्वल टू 12 sin 90 माइनस थीटा। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा sin थीटा, और ये sin 90 माइनस थीटा क्या बनेगा, cos थीटा, इधर लेके आएंगे इसको,
cos थीटा इज इक्वल टू, इधर हो जाएगा 12/9, मतलब कि ये 3 3 9 और 3 4 12, मतलब यहां से कितना आ जाएगा tan थीटा इज इक्वल टू 4/3। ठीक है, यहां से tan थीटा आ गया बेटा कितना 4/3। और आप सभी को याद होगा कि वो राइट एंगल ट्रायंगल जिसका परपेंडिकुलर 4 बेस 3 और क्या हाइपोटेनस कितना हो जाएगा 5 होता है, उसका जो थीटा होता है दैट इज 37 डिग्री। ठीक है, मैं यहां पे बना रहा हूं, आप थोड़ा सा ध्यान देना, इधर मैं बना ले रहा। ठीक है, ये है थीटा। ठीक, तो इसका परपेंडिकुलर कितना आ रहा है 4 और बेस आ रहा है 3, तो ये कितना हो जाएगा 5, 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर अंडर रूट के अंदर कितना हो जाएगा 9 प्लस 16 और 9 25, स्क्वायर रूट करेंगे तो कितना हो जाएगा 5। ठीक है, तो tan थीटा आ गया यहां से 4/3 आ गया बेटा। ठीक है, अब x डायरेक्शन वाली फोर्सेस को जीरो कर लेते हैं अपन। ठीक है, x डायरेक्शन वाली फोर्सेस को अगर जीरो करेंगे मतलब कि Fx इज इक्वल टू 0, तो यहां से क्या हो जाएगा बच्चों, x डायरेक्शन में कौन कौन सी फोर्स है, इस डायरेक्शन में x नेगेटिव डायरेक्शन 12 cos 90 माइनस थीटा, ठीक है, प्लस 9 cos थीटा इज इक्वल टू, इधर कितना बचेगा v वेलोसिटी। ठीक है, अब देखो यहां से क्या हो जाएगा 12 cos 90 माइनस थीटा बोले तो क्या हो जाएगा sin थीटा प्लस 9 cos थीटा इज इक्वल टू v। यहां तक आपको समझ में आ रहा है, दिखाई भी दे रहे हैं। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखो वैल्यूज पुट अप करते हैं। sin थीटा की वैल्यू कितनी होगी बेटा, sin थीटा की वैल्यू कितनी होगी, यहां से निकालते हैं sin थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस मतलब 4/5 और cos थीटा कितना हो जाएगा 3/5। ठीक है, बेस अपॉन में हाइपोटेनस। ठीक, तो वैल्यूज पुट अप कर देते हैं, क्या हो जाएगा 12 इंटू साइन थीटा बोले तो 4/5 और प्लस 9 इंटू 3/5 इज इक्वल टू v। ठीक है, यहां से कितना आ जाएगा 12 4 जा 48 अपॉन में 5 प्लस 27 अपॉन में 5 इज इक्वल टू v। तो यहां से कितना आ जाएगा बच्चों, इसको ऐड करेंगे तो फाइनली आ जाएगा v इज इक्वल्स टू कितना 8 7 15 5 1 कैरी और 4 2 कितना हो जाएगा 6 और 1 7 75 अपॉन में 5 मतलब कि ये कितना आ जाएगा 15 मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो जो वेलोसिटी आ रही है दैट इज 15 मीटर पर सेकंड आ रही है। और ये किसकी वेलोसिटी है बच्चों, जो सेल एक्सप्लोड हुआ था उसके थर्ड पार्ट की वेलोसिटी है ये। ठीक है, किसकी वेलोसिटी है, ये थर्ड पार्ट की वेलोसिटी है यहां पर। ठीक, अच्छा अगर यहां पे डायरेक्शन आपसे पूछे कि वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या है तो क्या बताओगे, आपसे डायरेक्शन पूछे तो क्या बताओगे। देखो अगर 9 मीटर पर सेकेंड वाले पार्ट से देखोगे इसका डायरेक्शन तो क्या आएगा, ये टोटल कितना है बेटा 90। ठीक है, ये वाला एंगल कितना होगा है, ये वाला एंगल कितना होगा, ये थीटा है तो थीटा कितना आया है अपन का, थीटा आया 37। ठीक है, ये एंगल कितना हो जाएगा 37 डिग्री। ठीक है, तो थीटा यहां पे 37 हो जाएगा, ये 37 तो ये कितना बचा बच्चों 53। ठीक है, ये 53 और ये 90 तो 90 प्लस 53 कितना हो जाएगा 143। ठीक है, कितना हो जाएगा 143। तो 9 मीटर पर सेकेंड वाले से 9 मीटर पर सेकेंड वाले से कितने डिग्री पे है ये 143 डिग्री पे है। ठीक है, 9 मीटर पर सेकेंड वाले से 143 डिग्री पे। लेकिन अगर हम बोलें कि 12 मीटर पर सेकेंड वाले से कितने डिग्री पे तो कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 53 डिग्री, तो ये 37 और ये 37 ये 90। ठीक है, तो ये वाला एंगल लेंगे ये पूरा, तो 37 प्लस 90 कितना हो जाएगा 127 डिग्री। तो 12 मीटर पर सेकेंड वाले से कितना हो जाएगा 127 डिग्री।
ठीक है, तो आई थिंक आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और यदि आपको वीडियो पसंद आए तो आप लाइक कर सकते हो, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना